Hello बच्चों, how are you? This is Atul Sinha. Now today I am bringing for you the third part of the biology lecture for all competitive exam. आपके डिमांड पर मैं दैट इज अनअकैडमी के प्लस टीचर हूँ. अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ. दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. पहले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखा, फिर हमने देखा मेटाबॉलिक प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेटाबॉलिज्म. Whole biochemical reaction occur in any living organism is called metabolism. For understanding the nutrition, the process of nutrition, in which we will discuss the digestion at length. Okay, पाचन की प्रक्रिया, पाचन तंत्र, इस पे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे अगली क्लास में. बट बिफोर दैट हमको पहले समझना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. What are the nutrients required our body? We have already discussed that food is a form of energy. हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि भोजन ऊर्जा का एक रूप है. कहाँ पे ऊर्जा रिक्वायर्ड है? तो दैट इज इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. हर सेल में ऊर्जा की जरूरत है. तो दैट्स व्हाई द फॉर्म इन विच वी टेक फूड, इट कुड नॉट बी डाइजेस्टेड एक्सेप्टेड बाय द बॉडी एज सच. जिस रूप में हम भोजन लेते हैं उस रूप में हमारी कोशिकाएं उसे स्वीकार नहीं करती. दैट्स व्हाई इट रिक्वायर कंप्लीट चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन so that it become water soluble or fat soluble form in which our tiny cell, microscopic cell absorb it. तो बहुत छोटे 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 जिसको हम लोग नेकेड आई से भी देख भी नहीं सकते, इतने छोटे सेल होते हैं हमारे बॉडी में. तो उसमें फूड, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, जो कुछ भी हम खाते हैं वो कैसे दैट इज एक्सेप्ट होगा बॉडी के द्वारा. तो उसके लिए वो पाचन तंत्र में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है. ह्यूमन बीइंग हैज वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेंथ 9 मीटर. 9 मीटर लंबा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉम माउथ टू एनस. वो देखेंगे तो उसमें फूड का डाइजेशन होता है. बट व्हाट हैव टू बी डाइजेस्टेड? क्वेश्चन पहले है बेटा कि किस चीज का डाइजेशन होना है, क्या हम खाते हैं. तो व्हाट एवर वी टेक इन द फूड ड्यूरिंग द फूड इज कॉल्ड दैट इज न्यूट्रिएंट्स. जो कुछ भी हम खाते हैं उसको साइंस की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व. उस पोषक तत्व को, न्यूट्रिएंट्स को हमने 7 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. वी हैव क्लासिफाइड द होल न्यूट्रिएंट इनटू 7 ग्रुप्स. ब्रॉड ग्रुपिंग है फॉर द सेक ऑफ द स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. न्यूट्रिशन का प्रोसेस मैं फिर से बता दूं अगेन, अगर किसी ने पीछे में नहीं देखा है, कि इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. भोजन ग्रहण करना, उसके साथ साथ में उसको डाइजेस्ट कर लेने की प्रक्रिया को, है ना, उसको स्वीकार कर लेने की प्रक्रिया को, उसको यूटिलाइज करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं. तो ये हमारा जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, इट इज कम अंडर द ब्रॉड कैटेगरी कॉल्ड फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. विभिन्न जीवों के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के योग को क्या कहते हैं हम? कार्य की. फिजियोलॉजी से बना है शब्द फिजिशियन. डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, फिजिशियन एंड सर्जन. फिजिशियन क्या देखता है कि हमारी फिजियोलॉजी ठीक है कि नहीं, हमारा बॉडी का सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक से चल रहा है कि नहीं. तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. एंड द फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज विलियम हार्वी. विलियम हार्वी इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फिजियोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. ही डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन 1628. रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वी ने 1628 में किया. We will discuss it a little later. ये अगले टॉपिक में आ जाएगा.
बच्चों ये कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी का मैं लेके आया हूँ, कंप्लीट कोर्स फिजिक्स का लेके आऊंगा, केमिस्ट्री का लेके आऊंगा। दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली जो यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं उनको किसी भी टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है यूपीएससी के सिलेबस में। बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं, टोटल एनसीईआरटी के टॉपिक कवर्ड होंगे। Under my lecture NCERT, that is topics which has applied topic which has been asked, which is used to ask in the civil services examination, in the CDS NDS CAPF, in the Y group Navy, जहां कहीं भी बायोलॉजी का कोर्स है, एफकैट हो गया, सब में ये सब कॉमन टॉपिक है बेटा। आपको बिल्कुल वीडियो को देखना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्प्रेड कीजिए। दिस इज अतुल सिन्हा फॉर इंडियन कम्युनिटी टू ब्रिंग द साइंस इन ए वेरी वेरी सिंपल वे। आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बायोलॉजी का एक एक मेन टॉपिक क्लियर करूंगा, सो दैट द यंग जनरेशन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो भी हमने एक्सपीरियंस गैदर किया है उन सब को आपको मैं शेयर कर रहा हूं। फादर ऑफ फिजियोलॉजी मैंने बता दिया, दैट इज विलियम हार्वी। और हमने बताया कि फिजियोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, है ना, जैविक प्रक्रियाएं क्या है। तो द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वे प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव के जीने के लिए जरूरी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रियाएं। The processes which are required for sustenance of any individual are called life processes। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण तथा सामंजस्य, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन। ओके, तो दिस ऑल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। अगर आप इसको समझेंगे तो आगे सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स वेरी क्लियरली। तो लाइफ प्रोसेस में 10th क्लास का टॉपिक ही है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस है, जिसमें 4 प्रोसेसेस की चर्चा होती है वहां पे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पहला प्रोसेस है, इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ। अब आज ये आगे आप बढ़िए टॉपिक अगला कि द लास्ट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। पोषण की अंतिम प्रक्रिया स्वांगीकरण है। What is assimilation? That is when the digested food material is mixed up in each and every cell of the body, then nutrition is said to be completed। अगर कोई खाना खाया, खा के खट्टी डकार आ गया, दैट इज वोमिटिंग कर दिया, तो वो न्यूट्रिशन थोड़े हुआ। न्यूट्रिशन क्या हुआ, दैट इज इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम। भोजन ग्रहण करना और यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम, मतलब उसी का यूटिलाइजेशन करना। तो लास्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बहुत ब्रॉड मीनिंग है, साइकोलॉजी में भी एसिमिलेशन होता है। अगर हमने तुमको समझाया कोई चीज और तुमने अच्छी तरह से उसको ग्रास्प कर लिया, अगर हमारे और आपके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन गया, है ना, जो आपका पूर्व ज्ञान था उसको हमने वहां से नया जोड़ दिया, तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो यहाँ भी उसी तरह का मीनिंग है। एसिमिलेशन का मतलब भोजन का सेल के बॉडी के हर पार्ट में घुल मिल जाना, मिक्सअप हो जाना, पार्ट बन जाना। ठीक है, अब आ जाइए प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रियाएं। फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन मतलब इंटेक, इंजेशन और इंटेक, भोजन ग्रहण करना, खाना खाना, खाना खाने को क्या कहते हैं, इंजेशन। सेकेंड टॉपिक है बेटा डाइजेशन, दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। जो आपके दिमाग में चल रहा है वही मैं कर रहा हूं। सारा लोग डाइजेशन न्यूट्रिशन डाइजेशन न्यूट्रिशन डाइजेशन एक ही समझते हैं, नो। डाइजेशन एक न्यूट्रिशन का पार्ट है। डाइजेशन का डिफाइन करना जरूरी है, क्या है डाइजेशन, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन।
Breaking down of the complex food molecule into simpler one is called digestion. जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ देने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं. तो आई हैव इक्वल कमांड ऑन द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बेटा. अगर आप ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे, अगर इसको लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, जो नीडी बच्चे हैं उनको बेनिफिट दोगे, तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि मैं नियर फ्यूचर में फॉर इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेट बैच लेके भी आ सकता हूँ. बट इट टेक सम टाइम, इट इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर योर कोऑपरेशन. ओके, तो डाइजेशन क्या है बेटा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना. अब जो क्या है सिंपल, क्या है कॉम्प्लेक्स, लेट अस सी व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, वी हैव टू सी. इसी पे आज चर्चा होगी बेटा. उसके बाद जब फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जहां फूड एब्जॉर्ब होता है और शोषित होता है, और शोषण के बाद उसके बाद उसको ब्लड लेके बॉडी के हर सेल में जाता है. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. एनडीए का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का ही कि व्हाट इज ब्लड, और ब्लड का पहला ही पॉइंट मैं लिखवाता हूं कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जब मैं टॉपिक लूंगा. उसके बाद आप एनसीईआरटी का टॉपिक उठाएंगे, एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा कि सारा टॉपिक कवर्ड हो गया, है ना. स्कूल के बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं इससे, कॉलेज के बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं जिनको कभी साइंस नहीं पढ़ा है, 10th का भूल गए हैं. वी आर हियर टू रिकॉल ऑल दोस फैक्ट्स एज वेल एज एबल टू कोरिलेट दोस टॉपिक्स which is exam oriented. एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी यहाँ, कंपटीशन के ओरिएंटेड, और स्कूल के बच्चे भी समझ पाएंगे कि उनको आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन से रूबरू होना है. तो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, तो एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड उसके बाद बॉडी के हर सेल में लेके गया और मिक्सअप हो गया. जब पार्ट बन गया तो उसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण. यहीं पे न्यूट्रिशन खत्म हो गया बच्चों. लेकिन अब पूछोगे कि सर आपने तो लिखा हुआ है इजेशन और डिफिकेशन. यस लिखा है, इजेशन एंड डिफिकेशन भी लिखा है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. हमारा पूरा हो गया, एसिमिलेशन पे ही पूरा हो गया, लेकिन उसके साथ एक जुड़ी हुई प्रक्रिया है जस्ट इजेशन, तो इसलिए हमने वहां लिख दिया. इट इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोसेस टू. फुल इसको एक्सक्रीटिव प्रोसेस भी नहीं कहेंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे सेल पर आने के बाद कि व्हाई वी कुड नॉट कंसीडर डाइजेशन एज एक्सक्रीटिव प्रोसेस टू, और एंड साइड बाय साइड इट इज नॉट अ न्यूट्रिशन प्रोसेस आल्सो. न्यूट्रिशन हमारा एसिमिलेशन हो गया. फूड क्या है, फूड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. कहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो अब सेल में पहुंच गया तो काम खत्म, एसिमिलेशन हो गया, न्यूट्रिशन कंप्लीट. अब आ जाइए, डाइजेशन का डेफिनेशन हमने दे दिया कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन. तो क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या सिंपल है, ये आपको मैं आज कराने वाला हूं कि जो कुछ भी हम खाते हैं हमने बता दिया कि उसको हम न्यूट्रिएंट से पोषक तत्व कहते हैं. वी हैव क्लासिफाइड द न्यूट्रिएंट इनटू 7 ग्रुप्स. 7 ब्रॉड कैटेगरी है. सबसे पहला है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज फैट्स वसा, थर्ड वन इज प्रोटीन, चौथा है विटामिन्स. विटामिन्स, वीटा इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, एमाइन वो एमाइन ग्रुप जो जीने के लिए जरूरी है. फिफ्थ क्या है, मिनरल्स खनिज लवण. सिक्स क्या है, वाटर जल. और सेवेंथ क्या है, रफेज और डाइटरी फाइबर. रफेज और डाइटरी फाइबर, खीरा ककड़ी गाजर मूली सलाद, जो फाइबरस सब्सटेंस ऑफ द फूड, जो कुछ भी खाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर. ठीक है, अब आ जाइए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है बेटा. अगर आप इसको ठीक से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि 7 न्यूट्रिएंट में से फर्स्ट 3 को, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन को, हम लोग क्या कहते हैं कि दे हैव कैलोरीफिक वैल्यू. इन तीनों का ऊर्जा मान है एंड दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा. दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब ये जटिल भोज्य पदार्थ है. ये जटिल भोज्य पदार्थ हैं और इनको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं और इनका कैलोरीफिक वैल्यू है. इतनी बातें हो गई बेटा, 3-4 पॉइंट मैंने बताया. उसके बाद चौथा आ जाओ, विटामिन और मिनरल्स. विटामिन और मिनरल्स को क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोमोलिक्यूल.
जो कम मात्रा में हमारे बॉडी में है और कम ही मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट भी इसीलिए है। और चौथा फिजिक्स है, वाटर, जल क्या है, हमको रोज 5 से 6 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। पूरे बॉडी फ्लूइड का लगभग हमारे बॉडी में 70% वाटर है। एक 70 किलो अगर 70 केजी किसी का वेट है तो उसका वजन में 45 लीटर पानी। तो वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर न्यूट्रिशन। इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सभी फूड मॉलिक्यूल जाके उसी में होगा, दैट इज सॉल्युबल होगा फैट्स को छोड़कर। एंड वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर द केमिकल प्रोसेसेस व्हिच अकर इन आवर बॉडी। उसके बाद आ जाइए रफेज एंड डाइटरी फाइबर। रफेज या डाइटरी फाइबर में बता दिया, फाइबरस सब्सटेंस ऑफ द फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, जटिल भोज्य पदार्थ। इन तीनों का मैंने बताया कैलोरीफिक वैल्यू है, ऊर्जामान है। बट विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, दे हैव नो कैलोरीफिक वैल्यू, इनका कोई ऊर्जा मान नहीं है। बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। यह हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। एंड देयर डेफिशिएंसी कॉजेस सेवरल डिजीज। इनकी कमी से हमें कई रोग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि इन तीनों का कोई ऊर्जा मान नहीं है। घर में लोग क्या कहता है कि भैया बहुत कमजोर लग रहे हो, विटामिन खा लो। अरे विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन का एनर्जी वैल्यू 0 है, मिनरल का एनर्जी वैल्यू 0 है। हम खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, नहीं खाएंगे तो बीमारियां होंगी। ये हमारे प्रोटेक्टिव दैट इज न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटेक्ट करते हैं हमको विभिन्न बीमारियों से, मिनरल्स एंड विटामिन। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि दे हैव नो कैलोरीफिक वैल्यू बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड देयर डेफिशिएंसी कॉजेस सेवरल डिजीज। इन चारों का, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफेज का कोई ऊर्जा मान नहीं है, लेकिन इनकी कमी से हमें कई रोग होते हैं, है ना। नहीं खाएंगे तो बीमारियां होंगी, खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग। एनर्जी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों का है, लेकिन एनर्जी गिविंग दो ही है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण की इकाई है। एंड इट ऑल्सो डू द रिपेयर जॉब ऑफ द वियर एंड टियर सेल ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है प्रोटीन। अगर आप मान लीजिए कि खाना खाना बंद कर दिए, आप फास्टिंग पे चले गए, स्टारवेशन कर दिए, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाए, तो हमारे बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट हमने रात में खाया था उस सेल में जाके मिक्सअप हुआ था, वो जलना शुरू हो जाएगा सुबह से शाम के 4-5 बजे तक। मान लो कि वो जल के खत्म हो गया। अब वो कार्बोहाइड्रेट जो हमने सरप्लस खाया, 2 रोटी का भूख था, हमने 3 रोटी खाया, जो सरप्लस खाया था वो ग्लूकोज टूट के बर्न होके, मतलब कि ब्रेकडाउन होकर डाइजेशन में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके लीवर में स्टोर हो जाता है। तो जब हम स्टारवेशन पे चले जाएंगे तो लीवर से ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमको एनर्जी देगा। तो हमने शाम तक नहीं खाया, शाम तक नहीं खाया था, हमारे बॉडी का सेल का सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म। उसके बाद रात में क्या होगा, तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एनर्जी देगा हमको। अगर हमने ओवरनाइट फास्टिंग किया, फिर सुबह भी फास्टिंग किया, हम एक जनरल लमसम बात बता रहे हैं, उससे पहले भी खत्म हो जाएगा, बाद में भी खत्म होगा। तो फैट क्या होगा कि हमारे बॉडी में जहां जहां फैट डिपॉजिट है, बेली पे, चिक पे, हिप पे, बिहाइंड द आई बॉल, बिहाइंड द ओवरी, बिहाइंड द किडनी, ये सब प्लेसेज है जहां फैट डिपॉजिट होता है। तो वहां से फैट टूटेगा, फिर वो एनर्जी देगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी देगा, फैट एनर्जी देगा। अगर हम विपरीत परिस्थिति में, एडवर्स कंडीशन में, हम काफी लंबे समय तक 2 दिन 3 दिन तक फास्टिंग करते हैं, तब प्रोटीन हमको एनर्जी दे सकता है। इसीलिए कहा गया कि प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी एंड इट आल्सो डू द रिपेयर जॉब ऑफ वियर एंड टियर सेल ऑफ द बॉडी। अगर हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, जाके 2 घंटा आराम करते हैं तो आराम मिलता है ना। तो आराम मिलता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण की इकाई है, तो निर्माण करता है, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत करता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल, बता दिया। अब आ जाइए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का बर्निंग का, ऑक्सीडेशन का हम एक प्रोसेस बताए, बट इट इज नॉट एज सच
हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक सेल में 60,000 केमिकल हो सकते हैं। There may be 60,000 chemical in a single cell which is microscopic. हमारे सेल में केमिकल की ट्रैफिकिंग ऐसे चल रही है जैसे दिल्ली का ट्रैफिक, लाखों लाखों गाड़ियां, करोड़ों गाड़ियां इधर से उधर जा रही है। उसी तरह से केमिकल का डिमांड कहां से कहां पे होगा, कौन कहां चला जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बट फॉर द सेक ऑफ स्टडी हम लोग एक बताते हैं कि इस तरह से होता है। ठीक है, अब आ जाइए रफेज। रफेज क्या है? रुक्षांश, फाइबर सब्सटेंस ऑफ द फूड। इट प्रोवाइड बल्क टू द फूड, भोजन को मात्रा प्रदान करेगा। एंड इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन। हम खाना खाते हैं डेलिबरेटली, मुंह चलाते हैं डेलिबरेटली, हमारा ईएसोफेगस फूड पाइप के ऊपर तक फूड है तब तक हमारा कंट्रोल है, हम मुंह चला रहे हैं। और जैसे हमारा ईएसोफेगस के नीचे चला गया फूड, देन वी हैव नो कंट्रोल, द फूड हैज टू मूव ऑन इट्स ओन। तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसमें एक वेव चलता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे तक एक वेव चलता है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस से फूड आगे बढ़ता है। और दूसरा तरीका है कि रफेज उसको पुश करेगा, रफेज उसको हेल्प करेगा। इट कन्वर्ट, दूसरा रफेज काम क्या करेगा कि एक तो भोजन को मात्रा प्रदान किया, एक तो बल्क प्रोवाइड किया, फूड को आगे बढ़ाया, और दूसरा क्या करता है, इट कन्वर्ट द एलडीएल टू एचडीएल, एलडीएल टू एचडीएल। एलडीएल क्या है बेटा? तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एलडीएल? तो एलडीएल इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। तो रफेज क्या करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। अगर हम कोई मैदा वाला चीज खाएंगे, फैटी वाली चीज खाएंगे, बाहर का चीज खाएंगे, ऐसा चीज खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए हमको, तो उसके साथ अगर हम रफेज खाते हैं, खीरा ककड़ी गाजर मूली सलाद खाते हैं, तो वो क्या करेगा, एलडीएल को एचडीएल में बदल देगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में बदल देगा। मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदल सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट को कम करेगा। इसीलिए आज के डेट में कहा जाता है कि होल फ्रूट खाना चाहिए। होल फ्रूट खाएंगे तो उसका फाइबर मिलेगा। जूस कभी नहीं पीना चाहिए, बहुत रिक्वायर्ड है तो जूस घर में बना के पी लें। बाहर का जूस हमेशा खराब करेगा, नुकसान करेगा, खाली शुगर बढ़ाएगा। और जो लोग फास्टिंग करते हैं, नवरात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो फास्टिंग में है, चलो जूस पी लें। वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जूस पी रहे हैं, उनका हाई शुगर चला गया और ज्यादा जल्दी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट दैट इज रिकमेंडेड। तो फ्रूट खाइए, होल फ्रूट खाइए। उसके बाद आ जाइए, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। जो मेन मैक्रोमोलिक्यूल है उसका क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट इज कंसीडर्ड एज चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। डेली रिक्वायरमेंट है बेटा 500 ग्राम्स। एक नॉर्मल आदमी को 500 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट करना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू है इसका 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है ना? when one molecule of carbohydrate completely oxidize it will give 4.2 किलो कैलोरी। जब कार्बोहाइड्रेट का एक अणु पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होगा, बर्न होगा रेस्पिरेशन में, तो वो क्या देगा, 4.2 किलो कैलोरी। यहाँ 4.2 ही लिखा हुआ है नीचे, आप आई भैंस को छोड़ दो, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। आई मेक इट क्लियर कि 4.2 किलो कैलोरी वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है। और हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पर रिलाई करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद क्या है कि एक टॉपिक है आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यही सब क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट आरक्यू क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का तो 1, आरक्यू कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। और 1 कैसे होता है? तो आरक्यू क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? तो CO2 इवॉल्व अपन O2 कंज्यूम, CO2 इवॉल्व अपन O2 कंज्यूम के रेशियो को क्या कहते हैं? आरक्यू। कार्बोहाइड्रेट मुक्त, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त बटा O2 खर्च के रेशियो को क्या कहेंगे हम? दैट इज आरक्यू। तो जैसे हम रेस्पिरेशन का इक्वेशन बताए हैं C6H12O6 + 6O2, तो C6H12O6 ग्लूकोज है, 6O2 इस्तेमाल हो रहा है।
गिब्स क्या देता है 6CO2, तो 6CO2 ऊपर लिख दो, 6O2 नीचे लिख दो, काट दो, 6 कट गया, कितना हो गया, R2 हो गया 1। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपन O2 कंज्यूम का रेशियो है, तो 6CO2 एक ग्लूकोज को जलाने में खर्च निकलता है और 6O2 खर्च होता है, तो R3 हो गया 1। तो हम फैट और प्रोटीन तीनों का देखेंगे। अब आ जाइए कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर। दूसरा हो गया डाइसैकेराइड, डाई मीन्स 2, सैकेराइड मीन्स शुगर। तीसरा हो गया पोली, पोली मीन्स मेनी, सैकेराइड मीन्स शुगर। एक शुगर, दो शुगर, मेनी शुगर, है ना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड है। दूसरा है गैलेक्टोज, मोनोसैकेराइड है। तीसरा हो गया डेक्सट्रोज, मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में आ गया माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड में क्या आ गया, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ग्लूकोज जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज डाइसैकेराइड है। एक शुगर, दो शुगर, मेनी शुगर। पॉलीसैकेराइड इसी मोनोमर से मिलकर बना है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन। ऑल आस्क इन द एनडीए सीडीएस एग्जाम। अभी एनडीए में दो दो बार आ चुका है कि काइटिन क्या है, व्हाट इज काइटिन। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, मेरा दैट इज लेक्चर सुनेंगे, एंड देन गो एंड सॉल्व दोस क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि हूबहू क्वेश्चन मिल रहा है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज है। आवर बॉडी एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में स्वीकार करता है। तो पहले हम डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में तोड़ेंगे। ऑल फ्रूट्स कंटेन फ्रक्टोज एक्सेप्ट ग्रेप्स व्हिच कंटेन डेक्सट्रोज। सभी फलों में फ्रक्टोज होता है सिवाय अंगूर को छोड़कर जिसमें डेक्सट्रोज होता है। फ्रक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा शुगर फ्रक्टोज है। मिल्क कंटेन लैक्टोज, दूध में लैक्टोज होता है। केन शुगर इज सुक्रोज, गन्ने का चीनी जो हम खाते हैं सुक्रोज है। टेबल शुगर इज सुक्रोज, टेबल शुगर कोई अलग शुगर नहीं है, वही जो हम खाते हैं टेबल पे रखा रहता है, तो टेबल शुगर कहा दिया अंग्रेजों ने, है ना। टेबल शुगर इज सुक्रोज। प्लांट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल खाएंगे स्टार्च मिलेगा, रोटी खाएंगे स्टार्च मिलेगा, आलू खाएंगे स्टार्च मिलेगा, पोटैटो में स्टार्च है, राइस में स्टार्च है। ओके। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। तो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है, और काउ बुफेलो सेलुलोज को पचा लेती है, और उनके 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 अपेंडिक्स होते हैं, उसके अपेंडिक्स में वो एंजाइम होता है जो सेलुलोज को पचा लेता है। हमारे में भी अपेंडिक्स है, लेकिन हमारे में वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, तो इसलिए लगता है कि हमारा भी अपेंडिक्स अभी फंक्शनल रहा होगा, है ना। हम भी पचा लेते होंगे। अब हम नहीं पचा लेते पाते हैं, तो इसीलिए उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। कराऊंगा, आगे चल के कराऊंगा वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन अगर यही हाल रहा, जब लोग मोमोज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, है ना, और पिज्जा खाएंगे, तो कुछ दिन के बाद जो दांत है वो भी हमारा वेस्टिजियल होने वाला है, फिर चूसने वाला रह जाएगा, मुंह खाली सकिंग ऑर्गन चूसते रहो, शक करते रहो। तो इसलिए हम लोग को हार्ड चीज भी खाना चाहिए कि हमारा बॉडी का सब सारा ऑर्गन सिस्टम फंक्शनल रहे। फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, मैं बताया 2 बार एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है ये अभी। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना, या म्यूरिन। और म्यूरिन तो क्या पूछा जाएगा कि काइटिन म्यूरिन क्या है, भाई हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा कह दो कि ये पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स रूप है। इतना ही से आपको मतलब है। अब आ जाइए फैट्स, वसा। इट इज कंसिडर्ड एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट को हमने बोला चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट क्या है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। डेली रिक्वायरमेंट है लगभग 50 ग्राम 50 ग्राम खाना चाहिए हमको, एंड इसका कैलोरीफिक वैल्यू है 9 किलो कैलोरी।
1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट जब कंप्लीट बर्न होगा तो 9 किलो कैलोरी देगा। कार्बोहाइड्रेट दे रहा है तो 4.2 किलो कैलोरी, डबल से भी ज्यादा एनर्जी दे रहा है, इसीलिए हम इसको रिच सोर्स कर रहे हैं। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम बोले, यहाँ तो हम तुमको कार्बोहाइड्रेट 500 ग्राम बोले, यहाँ 50 ग्राम बोल रहे हैं खाने के लिए। वाई? तो बिकॉज इसका आरक्यू लेवल बहुत ही कम है, इसका आरक्यू है 0.7, मतलब इसको जलाने के लिए कम ऑक्सीजन की, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, बिकॉज इट कंटेन मोर लेस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट में कम ऑक्सीजन है, तो उसको जलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो आरक्यू का वैल्यू दैट इज आएगा डिसिमल में। तो एक रीजन ये हो गया कि फैट हमको कम करना चाहिए क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करना टफ है, आरक्यू वैल्यू लो है। और दूसरा बात है कि फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है, भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, अब आ जाइए फैट। बेटा फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक को कहते हैं फैटी एसिड वसा अम्ल, दूसरा ग्लिसरॉल अल्कोहल, है ना। एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना फैट। फैटी एसिड आर ऑफ, अब इसका अल्कोहल हो गया बस, इसका मोनोमर है, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं जाना इसमें। फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसा अम्ल। Saturated fatty acids are those acids which are solid at room temperature, जो कमरे के तापक्रम पे ठोस अवस्था में पाया जाता है उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है ना। दे हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम एट ऑल प्लेसेस, सभी जगहों पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। एग्जांपल हो गया बटर एंड घी, बटर और घी सैचुरेटेड है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दूसरा है, आर दोज एसिड्स व्हिच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये कमरे के तापक्रम पे तरल अवस्था में पाया जाता है। एंड दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स एट वन और मोर प्लेसेस, एक या उससे जगह जगह पर कहीं ना कहीं एक जगह पे डबल या कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, तो अनसैचुरेटेड हो गया। एग्जांपल हो गया वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल जितना हम खाते हैं वो सब क्या है, दैट इज unsaturated है। तो we have to take more and more unsaturated fatty acids and less saturated fatty acid, हमको ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेटेड खाना चाहिए, कम से कम सैचुरेटेड खाना चाहिए। रिकमेंडेड है कि हस्बैंड वाइफ 2 लोग रह रहे हैं अगर घर में तो 1 लीटर तेल में पूरे महीना काम चल जाना चाहिए। अब मैं एक पीजीटी का क्लास ले रहा था, एक मैडम थी, तो उन्होंने कहा कि तो एक छोटा बच्चा है तो क्या करें, हम बोले भाई 1 पाव और ले लो, है ना, 25 to 250 ग्राम और बढ़ा लो, ये थोड़े करोगे कि 2 बोतल खोल दोगे बच्चे के नाम पे। तो तेल हमको लिमिटेड खाना है। अब उसमें भी हमने बता दिया कि मोर एंड मोर अनसैचुरेटेड, ये नहीं कि उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम खा जाना है, हमको 50 ग्राम ही पर डे रखना है, पूरा टोटल मिला के सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मिला के 24 घंटे में हमको 50 ग्राम खाना है। अब आप समझ लीजिए कितना रिकमेंडेड है, हम क्या खाते हैं। ओके, बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट खाना खाते हैं हम लोग, सारा बॉइल्ड खाते हैं यूरोपियन, हमारे यहाँ फ्राई चलता है। उसके बाद क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी मेड सैचुरेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवरल टाइम क्वेश्चन आ चुका है कि असंतृप्त वसा अम्ल को हम संतृप्त वसा अम्ल में बदल सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड दैट इज हाइड्रोजनेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड है, C2H4 है, इथीन है, इथीन में एक हाइड्रोजन गैस का एडिशन करेंगे निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 773 केल्विन पे, तो ये बन जाएगा इथीन। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड। हाइड्रोजनेशन आ चुका है क्वेश्चन, रिडक्शन आ चुका है, जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा आप लगा देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए प्रोटीन। प्रोटीन को हमने बता दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है, कैलोरीफिक वैल्यू है, डेली रिक्वायरमेंट इसका 70 ग्राम से 110 ग्राम है। ये आप अलग अलग किताब में पढ़ेंगे तो रिकमेंडेड वैल्यू आपको अलग अलग मिल सकता है, मेरा अपना बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है जो क्वेश्चन में आते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इसका 5.6 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट का 4.2 किलो कैलोरी था, है ना। प्रोटीन दैट इज फैट का 9 किलो कैलोरी था, इसका 5.6 किलो कैलोरी है। और इसका आरक्यू है 0.9, कार्बोहाइड्रेट का 1 था,
फैट का 0.7 था, प्रोटीन का 0.9 है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको फैट को जलाने में लगेगा, उससे कम लगेगा प्रोटीन को, और सबसे कम लगेगा कार्बोहाइड्रेट को जलाने में। तो इसीलिए वन ऑफ द रीजन है कि इस प्रोपोर्शन में हमको खाना चाहिए। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ये 20 है बेटा, 20 different type of amino acids. 20 amino acid can be classified into 2 groups, है ना। 20 अमीनो अम्ल को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप है 8 जिसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। 8 आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर those acids which are not synthesized in our body and hence we required to take in our nutrition. हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, हमको खाने की जरूरत है, इसीलिए एसेंशियल है। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए हमको उसको लेना है, इसलिए वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, एसेंशियल है। एंड 12 को हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज एसिड्स which are synthesized in our body and hence we do not require to take it in our nutrition. अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। अनावश्यक ये नहीं कि जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल का मतलब जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है जरूरत, लेकिन बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, उसके लिए एक्स्ट्रा हमको बोदर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। इन चिल्ड्रेन द नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड आर 10। बच्चों में आवश्यक अमीनो अम्ल होता है बेटा 10, और द 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रेन आर आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है बेटा। आई हैव एक्सपीरियंस टू टीच द एसएससी स्टूडेंट्स फॉर एटलीस्ट 10 years। कम से कम 10 से 12 साल हमने पढ़ाया है, सारा मिक्स बैच पढ़ाया है, जिसमें सिविल सर्विसेज के बच्चे अलग बैच में पढ़े हैं, एसएससी के अलग पढ़े हैं, बैंकिंग के अलग पढ़े हैं। तो हमको सारे क्वेश्चन ही दिमाग में है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हम जाके देख लीजिए कि एसएससी में आया है कि नहीं, कि 2 आवश्यक मिलो सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उसका मोड डिफरेंट होता है, वो सिंपल वे में पूछा जाएगा या थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, बट हार्ड फैक्ट सेम है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सारा डायरेक्ट क्वेश्चन यही सब आ जाता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आ जाइए विटामिन। वीटा मतलब इंपॉर्टेंट, एमाइन मतलब एमाइन ग्रुप। टर्म विटामिन वाज गिवन बाय कश्मीर फंक, कश्मीर फंक ने दिया है 1912 में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। घुलनशीलता के आधार पर हम उसको 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में लगभग 11 विटामिन है, 11 में 9 में नाइट्रोजन है, एक विटामिन बी 12 में कोबाल्ट है, उसका नाम ही है साइनोकोबालमाइन। अब विटामिन सी, आज के डेट में कोरोना का चल रहा है बहुत बड़ा आतंक, तो कोरोना में डॉक्टर क्या दे रहा है? विटामिन सी। विटामिन सी खाने के लिए कर रहा है, सिट्रस फ्रूट खाने के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी में रेसिस्टेंस पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। और दूसरा है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के फैट सॉल्युबल वर्षा में घुलेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी वाटर में घुलेगा। तो इसी से कोरिलेट कर लीजिए कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हम ज्यादा भी खाएंगे तो हमारा वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। वाटर सॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फैट सॉल्युबल हमने ज्यादा खा लिया, ए खा लिया, डी खा लिया, डी से लोग मर जाते हैं ज्यादा खा के। केसेस आ चुके हैं दिल्ली में, बहुत टॉप हॉस्पिटल में एक यंग लड़का मर गया क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस हो गया। विटामिन ज्यादा खाने से जाके लीवर में स्टोर हो जाता है और क्रिएट ग्रेट प्रॉब्लम। हालांकि वो जरूरत से बहुत ज्यादा खा रहा था, है ना। मिल्क कंसिडर्ड एज कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। मिल्क कंटेन ऑल न्यूट्रिशियस सब्सटेंस। मिल्क को, दूध को संपूर्ण आहार कहा माना जाता है बिकॉज इट कंटेन ऑल विटामिन, ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट विटामिन सी एंड आयरन, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट, आपको मैंने तीसरा टॉपिक जो कराया दैट इज न्यूट्रिशन का ही थर्ड पार्ट है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली क्लास हमने लाई थी जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया, उसको एनिमल किंगडम पढ़ने में भी आपको मदद करेगा, सेल पढ़ने में मदद करेगा। दूसरा टॉपिक हमने कराया मेटाबॉलिक रिएक्शन,
दिस इज द थर्ड लेक्चर। इसी तरह से सीरीज में फुल कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस बच्चों में लेके आ रहा हूँ, जीएस का पूरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। इसको शेयर कीजिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए, वहां मेरे रेगुलर प्लस कोर्स चलते हैं, फिर आपको स्पेशल कोर्स चलते हैं। इस क्लास को एंजॉय कीजिए। फॉर आईएएस हम एकदम अलग सेपरेट टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें साइंस एंड टेक वेरी डिमांडिंग आपके डिमांड पे, और आपका जीएस का भी टॉपिक बहुत जल्द लेके आ रहा हूं मैं। एंड एंजॉय दिस लेक्चर and share, spread it. This is Atul Sinha, always with you. Okay, bye bye.